हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और इसका लाया है पार्ट नंबर 3। तो सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स और सभी कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से देखें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल दरबार सभी कंपटीशन एग्जाम्स में, चाहे दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या यूपीएससी, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस चैप्टर से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो रेडी, शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है, मैंने कहा, शासक और इतिवृत्त यानी किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। मुगल दरबार 16th और 17th सेंचुरी की बातें इसमें कही गई हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को फॉरवर्ड करना ना भूलें। मैंने कहा इसके फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं मुगल शासक और उनका साम्राज्य, और इसके साथ इतिवृत्तों की रचना, तुर्की से भाषा कैसे फारसी बनी और पांडुलिपियों की रचना। ये 3 हम पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था रंगीन चित्र, अकबरनामा और बादशाहनामा, आदर्श राज्य, एक दैवीय प्रकाश, सुलह कुल जो अकबर की नीति है उसके बारे में, और सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। आज जो हम थर्ड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, मैंने कहा राजधानियाँ और दरबार, राजधानी नगर के बारे में जानेंगे, मुगल दरबार के बारे में जानेंगे और कैसे मुगल दरबार में पदवियाँ, उपहार और भेंट दिए जाते थे। शुरू करते हैं राजधानियाँ और दरबार। मैंने कहा जो मुगल साम्राज्य का हृदय उसकी राजधानी नगर थी। जो मुगल साम्राज्य का राजधानी थी उसका वो हर्ट मानी जाती थी, राजधानी जहाँ पर दरबार लगता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानियाँ बहुत तेजी से बदली, इधर से उधर शिफ्ट हुई। कहते हैं बाबर ने लोदियों को हराकर आगरा, उनकी राजधानी जो थी, वहाँ पर कब्जा किया। आपको बताया था पिछले पार्ट में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल वंश लोदी वंश के बदले शुरू हुआ था। कहता पर बाबर का जो 4 वर्ष का छोटा सा शासनकाल था उसमें जो दरबार है अलग अलग स्थानों पर लगाया जाता रहा। ठीक है, 1560 के दशक में 1560 का जो डिकेड है उसमें अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया। ये आगरा का किला आप में से कुछ लोग देख चुके होंगे। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत आगरा का किला। कहता है इसे आसपास की खादानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। फिर कहता है 1570 के दशक में उसने, यानी किसने, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाया। कारण सीकरी जो है वो अजमेर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित है, तो इसलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। ओके, ये फतेहपुर सीकरी आपने देखा है तो ठीक, नहीं तो आप देखें और जब भी आपको मौका मिले आप देख के आए। कहता है राजधानी नगर, इसमें हम पढ़ रहे हैं आगे। कहता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया जो अजमेर जाने वाली नगर पर स्थित था। तो अजमेर कहता है जहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उस समय तक एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुकी थी। जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसे अजमेर शरीफ कहते हैं। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। कहते हैं ये जो उनकी दरगाह है ये तब तक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिम बन चुकी थी, इम्पोर्टेंट आपका तीर्थ बन चुकी थी। तो कहता है मुगल बादशाहों और चिश्ती सिलसिले, इन लोगों के बीच, इन सूफी और मुगल बादशाहों के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध था। अकबर खुद 14 बार मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। ठीक है, ये देखिए अजमेर शरीफ की पिक्चर, आप लोग अजमेर शरीफ देख पा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो जुम्मा मस्जिद है उसके बगल में ही शेख सलीम चिश्ती, उनके लिए एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा बनवाया। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती जो अकबर जिनको बहुत मानते थे, और शेख सलीम चिश्ती जो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कहता है ये देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपको दिखाई दे जाएगा। ये चारों ओर फतेहपुर सीकरी है। ये फतेहपुर सीकरी की जो वो है, इसके बीच में यहाँ पर वाइट कलर का शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, उनकी दरगाह बनाई है। आगे यहाँ पे पवित्र तालाब। ठीक है, कहता है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया। बुलंद दरवाजा जो उनकी गुजरात विजय को दिखलाता था। कहता है 1585 में राजधानी शिफ्ट की गई लाहौर। ठीक है, शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति को आगे बढ़ाया और
इमारत निर्माण के अपने शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। इमारत निर्माण का शौक शाहजहां का। शाहजहां ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, हम देखते हैं आगे। कहता है इमारत निर्माण का कार्य राजवंशीय सत्ता, धन तथा प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। 1648 में नई राजधानी कहाँ ले गए? शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद में 1648 में नई राजधानी बसाई गई। कहता है दिल्ली का प्राचीन रिहायशी नगर में ये एक नई और शाही आबादी थी। कहाँ पर है शाहजहानाबाद? आज भी आप लाल किले के सामने जो देखते हैं, पुरानी दिल्ली वाला इलाका है, चांदनी चौक वाला इलाका है, टाउन हॉल वाला जो इलाका है, यही पहले शाहजहानाबाद था। कहता है यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक का बाजार और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। ये जो शाहजहानाबाद था, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो कुलीन वर्ग हैं उन लोगों के घर थे। चांदनी चौक का बाजार था, लाल किला था और जामा मस्जिद था। शाहजहानाबाद राजधानी नगर। मैंने कहा भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है, शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, जैसे लाल किला दिल्ली में, ताजमहल आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में, जामा मस्जिद दिल्ली की, रत्न जड़ित सिंहासन जिसे आप मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस या तख्ते मुर्सा सब इसी के नाम है, ये रत्न जड़ित सिंहासन ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो शाहजहां को इसीलिए, ठीक है, क्या कहा जाता है इनके काल को? स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। तो शाहजहां ने इतनी सारी इमारतें बनवाई थी। लाल किला दिल्ली से लेकर आगरे का किला जो अकबर ने बनवाया था, उसका निर्माण कार्य भी, उसको आधुनिक रूप जो दिया था वो भी शाहजहां ने ही दिया था वैसे। ठीक है, निर्माण आगरा के किले का अकबर ने करवाया था। देखिए लाल किला दिल्ली का आपने देखा है, जामा मस्जिद दिल्ली की आपने देखी है, शाहजहां के द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतें। ये ताजमहल तो दुनिया के अजूबों में शामिल किया जाता है, प्यार की निशानी माना जाता है, जिसे अपनी बेगम मुमताज महल के लिए उनकी याद में इसे बनाया था ताजमहल ने, ताजमहल को शाहजहां ने। और ये आगरा के किले में मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। ठीक है, आगरा का किला अकबर ने बनवाया और उसके अंदर जो मोती मस्जिद है मैंने कहा शाहजहां ने। ये देखिए रत्न जड़ित सिंहासन जिसे मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन कहा जाता है। इसके अंदर यहाँ पर बीच में बादशाह सलामत बैठा करते थे, ये इस चित्र में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, मयूर सिंहासन। कहता है रत्न जड़ित सिंहासन आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में रखे शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन के बारे में बादशाहनामा में भी लिखा है। तो इसको रत्न जड़ित सिंहासन या तख्ते मुरस्सा भी कहा है। मैंने कहा तख्ते ताउस भी कहते थे इसे और मयूर सिंहासन भी कहते थे। तो बताता है इसकी भव्य संरचना में एक छतरी है जो 12 कोणीय स्तंभ पर टिकी हुई है। ऊंचाइयां सीढ़ियों से गुंबद तक 5 क्यूबिट लगभग 10 फुट है। राज्यारोहण के समय महामहिम ने आदेश दिया कि 46 लाख रुपए के रत्न और बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख टन सोना, 1 लाख तोला सोना जिसकी कीमत 14 लाख रुपए उस समय के से इसे सजाया जाए। सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष लगे थे और इसकी सजावट में जो प्रयुक्त हुए बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, जिसे अब्बास सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। इस रूबी पर महान बादशाह तिमूर साहिब किरान, मिर्जा शाहरुख, मिर्जा उल्लुग बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम भी लिखे हुए थे। तो ये था रत्न जड़ित सिंहासन, इतनी चीज़ें इसमें जड़ी गई थी। ठीक है, हाँ जी, आगे देखते हैं। मैंने कहा राजधानी नगर, तो मुगल काल में राजधानियाँ कहाँ कहाँ शिफ्ट हुई थी। देखिए कहता है सबसे पहले आगरा में, तो 1526 से 1571 तक राजधानी थी आगरा। इसके बाद राजधानी को ले गए फतेहपुर सीकरी। मैंने कहा फतेहपुर सीकरी में राजधानी रही 1571 से 1585 तक। ओके, इसके बाद राजधानी को कहाँ ले गए अकबर? राजधानी ले गए लाहौर में 1585 से 1598 तक। ठीक है, और लाहौर के बाद राजधानी वापस आगरा में 1598 में अकबर सम्राट लेकर आए। 1648 तक यहीं पर रही और इसके बाद शाहजहां ने 1648 में बसाया शाहजहानाबाद यानी दिल्ली। और जब अंग्रेज भारत पर पूर्णतः कब्जा कर लिया 1857, तब तक राजधानी शाहजहानाबाद ही रही। अगला इसमें टॉपिक आता है राजधानी के बाद मुगल दरबार। देखते हैं मुगल दरबार के बारे में। कहता मुगल दरबार की जो व्यवस्था है वो बेस्ड थी
की सेंटर थी किस पे? रूलर पे, एम्परर पे, बादशाह पे। कहता है शासक को समाज का हृदय दिखाया गया है, समाज का हृदय के रूप में, ठीक है, हार्ट ऑफ द सोसाइटी एम्परर को शो किया गया है। कहता द थ्रोन वॉज सीन एज अ पिलर ऑन विच द अर्थ रेस्टेड। जो सिंहासन है, जो तख्त है, जो इस पे बैठने वाला मीन्स, तो जो सिंहासन है जहां से सत्ता चल रही है, कहता उसे ऐसे स्तंभ के रूप में देखा गया जिसके सहारे धरती टिकी हुई थी। कहते दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितने पास और कितने दूर बैठा है। जो शासक के जितने पास, उसका रुतबा उतना बड़ा माना जाता था। कहता बादशाह द्वारा दरबारी को दिया गया स्थान, कहाँ पर उसको स्थान दिया जा रहा है? बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता, इंपॉर्टेंस बताता है। अगर बादशाह अपने पास बिठा रहा है यानी कि बादशाह की नज़र में उसकी वैल्यू है, और बादशाह उसे दूर बिठा रहा है तो यानी बादशाह की नज़र में उसकी वैल्यू कम है। कहता वंस द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन नो वन वाज परमिटेड टू कम एंड गो एनीवेयर। जब बादशाह अपने आसन पर बैठ जाए तो उसके बाद किसी को इजाज़त नहीं है जो कोई वहाँ से खड़ा हो जाए, कोई आए या जाए। बादशाह के सामने इतनी अवज्ञा नहीं की जा सकती। कहता है एटिकेट वॉज डिटरमाइंड, एटिकेट शिष्टाचार जो थे फिक्स थे, निर्धारित थे, और द पर्सन वॉज इमीडिएटली पनिश्ड फॉर द स्लाइटेस्ट वायलेशन ऑफ कर्टसी। शिष्टाचार का अगर जरा सा भी उल्लंघन होता है तो व्यक्ति को तुरंत दंडित किया जाता था, पनिश किया जाता था। अब इसमें कहता है शासक को जो अभिवादन के तरीके उनके बारे में बताता है कि इससे उसकी हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन, जो जितने सामने जितना ज़्यादा झुका जाएगा उस व्यक्ति की हैसियत उतनी ऊंची ज़्यादा मानी जाएगी। कहता है आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप, सबसे ऊपर जो रूप था वो था सिजदा। व्हाट इज सिजदा? कहता है सिजदा मीन्स कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, यानी कि सिजदा मतलब दंडवत लेटना, मीन्स पूरा नीचे लेट जाना, दोनों हाथ आगे, पूरा धड़ नीचे और दोनों हाथ आगे फैला करके लेट जाना, दंडवत लेटना, इसे कहते थे सिजदा। शाहजहां के शासनकाल में तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम और जमी बोसी के तरीके अपनाए गए। अब इनके स्थान पर कुछ और भी आए रिचुअल्स, जैसे चार तस्लीम एंड जमी बोस। जमी बोसी मतलब जमीन को चूमना, शाहजहां के आगे जमीन पे पूरा लेट के जमीन को चूमना, ये जमी बोस कहलाता था। कहता अभिवादन का चार तस्लीम तरीका जो है क्या है? जो दायां हाथ है यानी राइट हैंड, उसको जमीन पर रखने से शुरू होता है, और इसमें तलहती यानी हथेली ऊपर की ओर होती है। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है और हथेली को सिर के ऊपर रखता है। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती थी, इसीलिए इसको चार तस्लीम कहते हैं। तस्लीम शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है आत्मनिवेदन, सबमिशन। दरबार अकबरी, इसका एक वर्णन यहाँ पर करते हैं। कहता है अबुल फजल अकबर के दरबार का बड़ा सजीव विवरण देते हुए कहता है जब भी महामहिम, कौन महामहिम? अकबर, दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता है। इस तरह सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाती है। महामहिम के पुत्र, पौत्र, दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं और कॉर्निश कर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। ख्याति प्राप्त विद्वजन तथा विशिष्टता कौशलों में निपुण व्यक्ति आदर व्यक्त करते हैं तथा न्याय अधिकारी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते हैं और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाते हैं। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारिये व पहलवान अपने को तैयार रखते हैं और महिला तथा पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा में रहते हैं। चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाबाज भी अपने कौशल और दक्षता का प्रदर्शन करने को उत्सुक है। तो ये अकबर के दरबार का एक वर्णन किया है अबुल फजल ने। ठीक है, समझ आया? कॉर्निश वर्ड आया था, तो कॉर्निश क्या होता है? कॉर्निश मीन्स है औपचारिक अभिवादन। कॉर्निश वाज अ फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल salutation in which the courtier placed the palm of his right hand against his forehead and bent his head। कहता है ये एक ऐसा औपचारिक तरीका है अभिवादन का जिसमें जो दरबारी है दाएं हाथ की हथेली को ललाट पर रखकर, ललाट मीन्स माथा, आगे की ओर सिर झुकाता है। माथे पर अपना हाथ रखा पूरा और सिर आगे को झुकाया, और इससे इस बात का प्रतीक है ये कि जो कॉर्निश करने वाला व्यक्ति है अपने इंद्रिय, ठीक है, अपने सेंसर जो है, कहता अपने इंद्रिय और मन के स्थल को हाथ लगाकर झुककर विनम्रता के साथ शाही दरबार में अपने को प्रस्तुत कर रहा है।
फिर कहता है मुगल बादशाह के सामने जो प्रस्तुत होने वाले राजदूत से भी ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अभिवादन के जो मान्य रूपों में से एक कोई से रूप जो है उनमें से एक, जैसे बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर, अथवा जो फारसी रिवाज है छाती के सामने हाथ बांधकर, इन तरीकों से वो राजदूत राजा के सामने अभिवादन करे, ये उससे अपेक्षा की जाती थी। कहता है इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत टॉमस रॉ ने यूरोपियन रिवाज के अनुसार, देखिए जो ये राजा जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के, इनका दूत आया टॉमस रॉ, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और ये आकर क्या करता है? केवल झुका, अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कहता प्लीज गिव मी अ चेयर, बैठने के लिए चेयर मांग लेता है। तो ये लोग सारे दरबारी अचंभित हो जाते हैं कि अरे सिर्फ इतना सा झुका, ये तो पूरा लंबा लंबा लेट रहे हैं। तो बड़े अचंभित होते हैं और इसलिए राजा के सामने कुर्सी मांग रहा है बैठने के लिए, हद है बिल्कुल। तो ये इससे सारे दरबारी जो है चौंक जाते हैं। ये देखिए आप चित्र देख सकते हैं, ये सर टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आते हुए, ठीक है। हाँ जी, कहता है डेली रूटीन रिलेटेड टू मुगल कोर्ट, जो मुगल दरबार है इनसे जुड़ी इनकी जो दैनिकचर्या। कहते हैं बादशाह अपने दिन की शुरुआत करते हैं सूर्योदय के समय धार्मिक प्रार्थनाओं से। इसके बाद वो पूरब की ओर मुंह करके एक छोटे छज्जे, जिसे कहते थे झरोखा, झरोखे में आते थे। और झरोखे से आकर वो क्या करते हैं, नीचे लोगों की भीड़ जो है वो बादशाह की एक झलक पाने का इंतजार करती थी। अब देखते हैं बॉलीवुड स्टार्स की झलक पाने को आज लोग कैसे वहाँ पर उनके घरों के आगे भीड़ लगा के रखते हैं। तो वैसे ही ये कह रहा है, लोग भीड़ लगा के बैठे हैं कि अपने बादशाह की एक झलक उन्हें दिख जाए, ठीक है। तो कहता है झरोखा दर्शन की जो प्रथा है ये सम्राट अकबर ने शुरू की। किसने शुरू की झरोखा प्रदर्शन? सम्राट अकबर ने। ये देखिए सम्राट ऊपर झरोखे में से आपको नजर आ रहे हैं, लोग इनके स्वागत के लिए, इनके दर्शन के लिए नाचने गाने में लगे हुए हैं। इस तरह हम झरोखा दर्शन का पिक्चर समझ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे। कहते हैं अब ये झरोखा दर्शन सम्राट अकबर ने शुरू किया और इसे शुरू करने का जो उनका मुख्य उद्देश्य है, कहता है जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति और विस्तार देना, जनता उनको स्वीकार करे, जनता खुश हो। आज भी लोग अगर देखते हैं प्रधानमंत्री को या किसी से को मिल के आते हैं कितने खुश होते हैं, तो वही वो कह रहा है कि लोग उनको देखें और जनता उनकी शाही सत्ता को स्वीकार करे और वो अपने राज्य का प्रसार करे, ठीक है। कह रहे झरोखा दर्शन के बाद बादशाह सार्वजनिक सभा भवन, सार्वजनिक सभा भवन मतलब ऐसा सभा भवन जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर मिलते हैं, दीवाने आम कहा जाता था जिसे, क्या कहते थे? दीवाने आम, ओके। तो कहता है वहां जाता था राजा झरोखा दर्शन के बाद। उसके बाद 2 घंटे बाद बादशाह कहाँ जाता है? दीवाने खास। देखो नाम से ही पता चल रहा है, आम और खास, जहां पर आम व्यक्ति आ रहे हैं और जहां पर खास व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है। तो दीवाने खास में 2 घंटे बाद बादशाह पहुंचते हैं और वहां पर निजी सभाएं करते हैं, गोपनीय मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, ओके। चले आगे। ये आगरा का जो किला है वहां पर आप जब एंटर करते हैं तो आपको ये दिखाई देता है सबसे पहले दीवाने आम, ओके। ये पूरा दीवाने आम जहां पर बादशाह लोगों से मिला करते थे। ये दीवाने खास आगरा के ही किले के अंदर का पिक्चर आपको दिखाया गया है। सेम ऐसे ही दीवाने आम और दीवाने खास दिल्ली के लाल किला में भी मौजूद है, आप जाइए और कभी देख के आइएगा। आगे कहता है फेस्टिवल्स रिलेटेड टू मुगल कोर्ट, जो मुगल दरबार में त्योहार मनाए जाते थे उनकी बातें करता है। कहता है जो सिंहासन रोहण की जो वर्षगांठ है वो मनाई जाती थी, यानी कि जिस दिन राजा सिंहासन पर बैठता था उसकी जो वर्षगांठ है एक तो वो मनाई जाती थी। ईद जैसा त्योहार, शब बारात और होली ये विशिष्ट अवसर थे जिस पर दरबार यानी मुगल कोर्ट जो है उसका माहौल बिल्कुल जीवंत होता था, लाइव होता था, लोग एंजॉय करते थे इन फेस्टिवल्स को। कहता सजे हुए डिब्बों में रखे सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रही रंग बिरंगे बंधनवार ये बड़े आकर्षक लगते थे, ठीक है। डब्बों में मोमबत्ती रखकर, कलरफुल डब्बों में, बॉक्सेस में, और दीवारों पर जो लटक रहे हैं बंधनवार, कह रहे ये बड़े अट्रैक्टिव लगते थे। शब बारात आप जानते हैं, शब बारात
हिजरी कैलेंडर का जो 8वां महीना है अर्थात 14वां जो सावन है उसको पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि, ओके, उसे कहते हैं शब बारात। कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में प्रार्थनाओं और आतिशबाजी के खेल द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात आगे आने वाले वर्ष का भाग्य निर्धारित होता है और पाप माफ कर दिए जाते हैं। तो इबादत की रात कहा जाता है, माफी मांगने की रात कहा जाता है, शब बारात। फिर कहता है मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करते थे। कौन से 3 मुख्य त्योहार थे जो मुगल शासक मनाया करते थे? एक तो अपना जन्मदिन, जन्मदिन एक बार सूर्य वर्ष के अनुसार और एक बार चंद्र वर्ष के अनुसार, तो 2 बार तो जन्मदिन मना लिया। और तीसरा क्या मनाते थे? मैंने कहा शासक, नवरोज त्योहार। ये नवरोज त्योहार पारसियों का त्योहार है। जब मैंने कहा फारस से वापस अकबर आया तो ये नवरोज त्योहार भारत में शामिल किया गया। ओके, चले आगे। आगे कहता है जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था और जितना तुलता था बाद में ये सारी वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। आप देख सकते हैं तुलादान का एक चित्र दिखाया गया है। इसे जश्न वज्द कहा गया है, यानी तुलादान समारोह में शहजादे खुर्रम, खुर्रम किसका नाम था? शाबाश, शाहजहां का नाम था खुर्रम। कहता है उनको बहुमूल्य धातुओं से तोला गया है। इधर बहुमूल्य धातुएं भर दी गई हैं तो उनसे तोला गया है शाहजहां खुर्रम को। ओके, तो मैंने कहा बाद में इसको क्या किया जाता था? दान। हाँ जी, टाइटल एंड गिफ्ट। कहता राज्याभिषेक अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद, जब राज्याभिषेक होता है राजा का या किसी शत्रु को राजा हरा देता है तो उसके बाद जो बादशाह है बहुत बड़ी बड़ी पदवियां, बहुत बड़े बड़े टाइटल्स अपने साथ जोड़ते हैं। और जब पदवियों की घोषणा की जाती है ना, उसमें बड़ा ही विस्मय का माहौल होता है। लोग बड़े खुश, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़ा ही विस्मय का माहौल होता है। और मुगल सिक्कों पर बादशाह की पूरी पदवी होती थी। जो मुगल सिक्के हैं उन पर बादशाह की पूरी पदवी होती थी, पूरी डिटेल लिखी होती थी। कहता योग्य व्यक्तियों को पदवी देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। मैंने कहा योग्य व्यक्ति जो है उनको पदवी देना, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष था मुगल राजतंत्र का। इसके अलावा कहता है किसी व्यक्ति को जो उनकी उन्नति को उसकी पदवी से जाना जा सकता था, कि जिसको जितनी पदवियां मिल रही है उसकी उतनी ग्रोथ हो रही है। एक पदवी थी आसफ खां, ये उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाती थी। जो टॉप मंत्री होते थे उनको दी जाती थी आसफ खां की पदवी। कहते ये जो पदवी शुरू हुई थी पैगंबर शासक जो सुलेमान है उनके कल्पित मंत्री से हुई थी। कि पैगंबर शासक एक सुलेमान थे जिनके कल्पित मंत्री यानी माने गए, ऐसे ही मान लिया हमने, कल्पना की गई है, तो उससे उत्पत्ति हुई थी आसफ खां की। औरंगजेब ने मिर्जा राजा की पदवी दी थी 2 राजाओं को, जय सिंह और जसवंत सिंह को। ठीक है, औरंगजेब ने। कहता पदवियां जो है या तो वो अर्जित की जा सकती थी, मेहनत से कमाई जा सकती थी, या इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। आप रिश्वत देकर भी या पैसे देकर भी पदवी खरीद सकते थे। तो पदवी खरीद सकते थे, जैसे डिग्री खरीद ली आपने, है ना, या तो आप मेहनत से कमाओ या फिर आप पैसे देकर खरीद लो। तो ये कह रहा है दोनों तरीके से यहाँ पर पदवियां यानी टाइटल्स लिए जा सकते थे। मीर खान का एक एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं जो मीर खान है उन्होंने अपने नाम के आगे अ लगाने के लिए जो औरंगजेब है उनको 1 लाख रुपए की पेशकश की थी। 1 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया था कि आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरा नाम मीर खान से अमीर खान कर दो, है ना। तो अ लगाने के लिए उन्होंने क्या किया? 1 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया बादशाह औरंगजेब को। ठीक है, कहता अन्य पुरस्कारों में सम्मान की जामा जो है खिल्लत, ये भी शामिल था, जिसे पहले कभी ना कभी बादशाह द्वारा पहना होता था। क्या था ये जामा? जो कि बादशाह ने पहना होता था, ऐसा वो कपड़ा। कहता इसे बादशाह के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में समझा जाता था कि ये बादशाह का पहना हुआ कपड़ा अब हम पहनेंगे, यानी ये बादशाह का आशीर्वाद हम तक पहुंचेगा। आप देखते हैं बड़े स्टार्स अपना सामान बेचते हैं ना, नीलाम करते हैं। सचिन तेंदुलकर अपना बल्ला नीलाम करते हैं तो लोग खरीदते हैं ना कि सचिन का बल्ला, सचिन ने इस मैच में इससे सेंचुरी बनाई थी। तो इस तरह तो कह रहा है बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक समझा जाता था इसे। और सरप्पा क्या है? सिर से पांव तक एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। ओके, तो जो ये सरप्पा है सिर से पैर तक, इसके 3 हिस्से हैं, जामा है, पगड़ी है और पटका है। ये देखिए पगड़ी को रखने के लिए काम आने वाला एक मुगलकालीन डिब्बा, उसका पिक्चर दिखाया गया है। ठीक है, तो अब आता है, कहते हैं बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में दिए जाते थे।
ठीक है, रत्न जड़ित आभूषण भी गिफ्ट में दिए जाते थे बादशाह के द्वारा। और बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह जो है कमल की मंजीरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट या आदमी पद्म मुरस्सा भी उपहार में प्रदान करता था। क्या है पद्म मुरस्सा? कहता है रत्न जड़ित गहनों का सेट। ओके, ठीक है। कहता है एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। जब बादशाह के पास जाना है तो कुछ तो नजराना लेके जाएंगे, जिसे ये क्या कह रहा है, नजर। वह या तो नजर के रूप में थोड़ा सा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम। या तो नजर किसे कह रहा है, जो थोड़ा बहुत धन ले जा रहा है, और जो मोटी रकम ले जा रहा है उसे कह रहा है पेशकश। तो नजर और पेशकश ये लेकर बादशाह के पास जाते थे। कहता है राजनयिक संबंधों में उपहारों का सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। जो राजनयिक संबंध है उसमें जो सम्मान और आदर का प्रतीक माने जाते थे, जो गिफ्ट थे। तो ये टॉपिक आज यहाँ पर ख़त्म है। जल्दी ही फोर्थ पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और वीडियो पसंद आया हो, चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय दोस्तों, टाटा।